सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर लेकर आए हैं वह विषय है नागरिक शास्त्र। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से। खुद बोर्ड ने ही इस पेपर को जारी किया है और इसमें आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए नोट क्या लिखा हुआ है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपका पूर्णांक जो होगा 100 होगा। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और निर्देश तो आप जानते ही हैं, इसलिए बिना किसी रुकावट के हम जल्द से जल्द वीडियो को चालू करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। आपको खंड क में दिया रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले तो आपको खंड क में जो दिया रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। देखिए आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न में आप जान लीजिए कि एक नंबर एक प्रश्न पर निर्धारित होता है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है, जो दिया हुआ है कि 1968 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया। तो आप जानते ही हैं कि एनपीटी संधि को मानने से इनकार कर दिया, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बहुआयामी। तो वैश्वीकरण जो है आर्थिक आर्थिक अवधारणा है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नीचे आपका तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो है वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चौथा आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सॉफ्ट शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आघात पहुँचाकर या सदमा पहुँचाकर उपचार करना। फिर पांचवा आपका प्रश्न है, डब्ल्यू एस एफ का पूरा नाम क्या है। तो आप जानते ही हैं वर्ल्ड सोशल फोरम इसका जो पूरा नाम है। फिर आप देखिए यहाँ पर छठवां आपका क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। ठीक है। फिर आपका सातवां जो प्रश्न है तो दिया हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की किसने की। तो आप जानते ही हैं कि यह आपके इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आप कमेंट करिए। जाने दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, जेसी कुमारप्पा ने एक केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उसके बाद आठवां है, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो आप जानते हैं एक भारत का आर्थिक विकास करना था। फिर आपका नौवां प्रश्न है, 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये इतना हलवा क्वेश्चन है यार, इंदिरा गांधी। ठीक है, आप तो जानते ही हैं ये सब प्रश्न। फिर आपका जो 10वां प्रश्न है, यह दिया हुआ है, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। स्वायत्तता का दशक किस दशक को कहा जाता है। तो 1970 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। फिर आपका दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिया हुआ है आपका 2 अंक का होगा एक प्रश्न। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है 11वां वाला, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। सुरक्षा से क्या तात्पर्य है आप जानते ही हैं। अब ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप इसे हल करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका 12वां है, किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामों का उल्लेख कीजिए। सीटीबीटी, एनपीटी आप लिख सकते हैं। फिर आपका वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। आप जानते ही हैं वैश्वीकरण, ये इतना हलवा क्वेश्चन है ना, आप तुरंत कर लेंगे। फिर मुझे विश्वास है ये 14वां आपका दिया हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन की समस्या को लेकर आयोजित किया गया। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है, साझी संपदा का क्या अर्थ है। फिर आपका 16वां प्रश्न है, देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी। आप जानते ही हैं 1977 के आम चुनाव में देश में पहली बार गठबंधन सरकार बनी। फिर 17वां है, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। आप जानते ही हैं कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता थे उन्हें सिंडिकेट के स्टडी में रखा जाता है। और 18वां आपका प्रश्न है, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम। तो आप जानते हैं बंगाल और पंजाब जो है देश के विभाजन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य थे। 19वां आपका प्रश्न है, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं आप जानते ही हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। यह जान लीजिए स्टूडेंट्स, ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर हल करिए। इसमें से आपका ज़रूर आपका इसमें से प्रश्न फंसेगा एग्ज़ाम में, 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न सेट 1 दिया हुआ है। लघुत्तरीय प्रश्न आपका दिया हुआ है फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 21वां वाला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं का नाम का उल्लेख कीजिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसको बता दीजिएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न 22वां है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इस पक्ष में 2 तर्क दीजिए। फिर आपका 23वां प्रश्न है कि आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद आपका 24वां है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका 25वां है, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपका 26वां प्रश्न है कि असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित स्पष्ट कीजिए। फिर आपका जो है आ चुका है लघुत्तरीय प्रश्न सेकेंड टर्म, दूसरा जो आपका टर्म आ चुका है। इसमें दिया हुआ है आपका 27वां जो है प्रश्न दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ भारत और चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं, अपने मत की पुष्टि भी तर्क में कीजिए। और 28वां आपका प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका 29वां प्रश्न है, नियोजन से क्या अभिप्राय है, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। फिर आपका 30वां प्रश्न है, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, यह आपको 8 अंकों में बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि दक्षेस 31वां वाला, दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। यहाँ पर अथवा करके दिया है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको कि अथवा मतलब क्या होता है। अथवा मतलब यह होता है, मतलब आपको इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको परीक्षा में याद रहे, आपको एक ही प्रश्न इन दोनों में से करना है, यह जो है ऑप्शनल होता है। यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न है, 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका जो 32वां प्रश्न दिया हुआ है वह दिया है 32वां वाला, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत के वैदेशिक संबंध आपको दिया है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बताना है और भारत और चीन का बताना है, ठीक है। और यहाँ पर अथवा करके दिया है स्टूडेंट्स, तो अथवा करके मतलब या मतलब एक प्रश्न आपको इसमें से करना है। और दूसरा जो दिया हुआ है गुटनिरपेक्षता की नीति क्या क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आज का यह वीडियो समाप्त होता है, आप इसे ज़रूर से हल कर लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड ने इसे खुद जारी किया है। तो इसी के साथ चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह वीडियो आती रहेंगी और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।